आप सबका वापस हमारे चैनल पर स्वागत है। सॉरी थोड़ा डिले हुआ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी काफ़ी दिनों से। अभी भी थोड़ी आवाज़ में आपको लग रहा होगा सर्दी है, थोड़ा सा हल्का सा फीवर है। आप लोग थोड़ा सावधान रहो, थोड़ा सीज़न चेंज हो रहा है। तो आज थोड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ईएसआई के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईएसआई को कैसे टैकल करना है। तो जैसे कि देख लो, सबसे पहला चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ईएसआई सबसे टफ सेक्शन है। टफ इन द सेंस रैंडम सेक्शन है। तो किसी भी चैनल पे आपको मालूम चले कि ईएसआई ईजी है, आसानी से स्कीम्स कवर कर लो, ये कवर कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ईएसआई सबसे टफ सेक्शन है। तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी, ये काफ़ी रैंडम सेक्शन है। ये ऐसा नहीं कि मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई वो 100% वर्क करेगी, बट 1/3 चांस है कि बाई चांस, बाई लक, बाई गॉड्स ग्रेस ये वर्क कर जाए। तो उस केस में आपको पीछे नहीं होना है कि एटलीस्ट जो सब करके जा रहे हो वो करके जाओ। तो दिस इज़ अ टफ सेक्शन, इट इज़ अ रैंडम सेक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टफ इसलिए क्योंकि ये रैंडम है। इसमें सबसे 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स सब्जेक्टिव है। ये तो प्योर रैंडम है, रैंडम प्लस डेटा एंड फैक्ट्स। यहाँ कोई स्पेसिफिक तैयारी करना मतलब बहुत डीप में तैयारी करना है। यहाँ आप कवर कर सकते हो, इस चीज़ को आप आसानी से कवर कर सकते हो। आसानी से मीन्स थोड़ा बहुत इसका जो वे है वो कर सकते हैं हम लोग, कि मतलब क्या सब्जेक्टिव के इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग बता सकते हैं कि इन टॉपिक से सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो हम लोग का कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव में बता दूँ क्या करना है। स्कीम्स, जैसे मैंने एक स्कीम डॉक्यूमेंट आप सबको पढ़ के बताया था, तो वो स्कीम वाली जो डॉक्यूमेंट है वो एटलीस्ट आप कर लो। स्कीम जो मैंने आपको बताया था, तो कोई भी एक स्कीम डॉक्यूमेंट ले लो और जिस वे में मैंने आपको उस टॉपिक पे पढ़ाया था, उसी हिसाब से आप लोग स्कीम को कवर करो। क्योंकि स्कीम्स में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, प्लस एक दो स्कीम और मैं बताऊंगा, क्योंकि एक स्कीम से हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज हो कि और दूसरे स्कीम में सेम चीज़ लग रहा है कि नहीं। तो एक दो स्कीम मैं सोचा हूँ आजकल मैं ही डाल दूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत सही लग रही है पहले से। तो स्कीम्स मस्ट है। कहाँ से करना है? गवर्नमेंट वेबसाइट से जाओ, जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम लग रही है उस मिनिस्ट्री वाइज। ये वो लोग जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं उनको कहीं भी कोर्स से परचेज कर सकते हो, वहाँ पे स्कीम्स अच्छे से दी हुई हैं। बट उसमें भी फ्लैगशिप स्कीम्स करना सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लस स्कीम्स इन न्यूज। स्कीम्स इन न्यूज़ कहाँ से आपको मिलेगी? अफेयर्स क्लाउड, पीआईबी वैसे इसी में कवर रहता है तो अलग से मत करो। विजन की मंथली। तो फेज 1 के लिए मैंने आपको बोला था कि 1 ईयर की करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाल फिलहाल में ऐसा सिडबी का पेपर आया है तो उसमें काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आप लोग एटलीस्ट जो स्कीम्स है, रिपोर्ट्स है, वो ट्राई करना कि 1 ईयर की कवर कर लो। तो स्कीम्स हो गई। दूसरी है रिपोर्ट्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर। अब रिपोर्ट्स में आपको क्या कवर करना है? रिपोर्ट्स में आपको कवर करना है कि जो जैसे कि एक रिपोर्ट आती है एसर की, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बाय प्रथम एनजीओ। उसमें बहुत सारे डेटा और फैक्ट दिए रहते हैं। तो डेटा फैक्ट तो जितना याद कर सकते हो ठीक है, बट एटलीस्ट इतना तो याद कर लो, एसर रिपोर्ट प्रथम करता है। नाम से क्लियर है कि ए स्टैंड फॉर एनुअल होता है, बट जिनको नाम नहीं पता वो लोग डायरेक्ट पूछते हैं रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी मतलब हिंट दे दिया जाएगा कि मतलब रिपोर्ट सर्वे वाज टेकन and the report to give the details of the percentage of children who were able to read and write up to class 6, class 8, class 10 ऐसा। तो क्वेश्चन ए रह सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट रिपोर्ट। क्वेश्चन बी हो सकता है कि हु मेक्स दिस रिपोर्ट। तो बेसिक तो एटलीस्ट आपको रिपोर्ट्स करनी है। दूसरा, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी रिपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एटलीस्ट जैसे कि मल्टी डाइवर्स पॉवर्टी वाली जो रिपोर्ट आती है कि अबाउट दिस मिलियन ऑफ पुअर्स हैव बीन लिफ्टेड फ्रॉम पॉवर्टी। तो ये सब रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कोर्स अगर परचेज करते हो किसी का या सेल्फ स्टडी करना है तो आपको
अफेयर्स क्लाउड से 1 ईयर में जो भी रिपोर्ट्स आती है उसको तो कवर करना ही करना पड़ेगा। नीति आयोग की काफ़ी सारी रिपोर्ट आती है, आरबीआई की रिपोर्ट्स आती हैं, जीडीपी रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। इसको कवर करने का एक ही तरीका है कि आप स्कीम वाइज और रिपोर्ट वाइज अपने खुद के नोट्स बनाओ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि 300 रिपोर्ट आप पढ़ नहीं पाओगे। सेल्फ नोट्स इसमें की है, ये याद रख लो आप लोग। जितना आप कंप्रेस कर सको उतना इम्पोर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव। स्टैटिक से मान के चलो ऑब्जेक्टिव में सवाल नहीं आएंगे, जो भी है वो रिपोर्ट्स, स्कीम्स, इन सब से ही सवाल आएंगे। स्टैटिक्स आएंगे भी तो मतलब बहुत ही बेसिक आ सकता है। मेरे टाइम जहाँ मुझे याद है कि कम से कम 10-15 नंबर स्कीम से ही आ गया था, रिपोर्ट से बाकी 7-8 नंबर थे, जीडीपी रिपोर्ट 3-4 नंबर था। तो ऑब्जेक्टिव में स्कीम्स को उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखना है, सॉरी स्कीम्स को मतलब स्टैटिक को उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखना है, स्कीम्स को इम्पोर्टेंट रखो। इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन वगैरह चैप्टर से थोड़े सवाल आ सकते हैं, 1-2 सवाल, कौन सा इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, इस टाइप के। इसमें एक तीसरा चीज़ इन्वायरमेंट भी इसके अंदर आता है। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंट में क्या क्या आ सकता है, कोई सीओपी हो गया हो, सीओपी मीटिंग, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो वो भी देख लो आप लोग। इन्वायरमेंट का एक सोशल इम्पैक्ट करके टॉपिक होता है, वो अच्छे से कर लो। तो इन्वायरमेंट को भी अगर आप नेगलेक्ट करोगे तो आपके 4 से 5 मार्क्स यहाँ भी जा सकते हो, तो उसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। बट स्टिल अगर आप अगर मतलब कि जैसे कि क्या है कि ईएसआई में कोई भी श्योरिटी नहीं है कि मतलब क्या सवाल आने वाले हैं। जो मैंने बताया वो लगभग करना ही करना है, स्कीम्स रिपोर्ट्स तो करके जाना ही है। फिर भी ऑब्जेक्टिव में अगर आप मान लो 2022 स्कोर कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। जो पिछले साल से जो कट ऑफ गई है 25 मार्क्स, मेरा इसका ऑब्जेक्टिव में अराउंड 37-38 था, क्योंकि मेरे टाइम थोड़ा इजी पेपर आया था, लास्ट ईयर और टफ पेपर हो गया था। तो मैंने जो खुद के टाइम किया था, स्कीम्स को काफ़ी पढ़ा था, मतलब 5 से 6 रिवीजन किया था कम से कम। उसके बाद रिपोर्ट्स जो मैंने इंपॉर्टेंट सोचे थे 3 to 4 रिवीजन एटलीस्ट दिया था उसको। और लकीली मान के चलो तो यहाँ से 15, यहाँ से 7 से 8 नंबर के सवाल आ गए थे ऑब्जेक्टिव में, और अराउंड 23-24 मार्क्स मेरे वहीं पे आ गए थे। तो इसको रिवीजन को आप लोग एकदम इम्पोर्टेंस रखो, रिवीजन बार बार करो ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, या अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स को बार बार रिवाइज करो। सब्जेक्टिव इसका थोड़ा इजी है। सब्जेक्टिव में देखो तो सबसे पहला चीज़ है पॉवर्टी के बारे में पढ़ लो। पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट कैसे होता है इसका, क्या हम लोग इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स पॉवर्टी के लिए कौन कौन से, या इंडेक्स कौन से है, और स्कीम्स कौन कौन सी चल रही है पॉवर्टी हटाने के लिए, बस। तो पॉवर्टी से मेरे टाइम एक सब्जेक्टिव आया था। एक टॉपिक है नेशनल इनकम, तो ये पढ़ लेना आप लोग। जीडीपी ग्रोथ कैसे मेजर होता है, नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन 4 वेरियस मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, या इस टाइप का आ सकता है कि मतलब कोई बेसिक एनालिसिस टाइप का सवाल आ सकता है। तो क्या क्या मेथड्स होते हैं वो एटलीस्ट आप लोग कंप्लीट करके रखो। और इसमें जिस हिसाब से आप नाम दे सकते हो, पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए जो जो तरीके थे, कमेटी थी तेंदुलकर कमेटी, अलग कमेटी, तो आप नाम दोगे तो उतना अच्छा रहेगा। एक और फिर जैसे कि अगला टॉपिक दे रखा है इसमें इंडियन एग्रीकल्चर, तो अगेन इंडियन एग्रीकल्चर में क्या इशूज क्या है वो लिख नोट्स बना लो अपने। और हाउ वी आर टैकलिंग, तो टैकलिंग कैसे करें स्कीम्स के थ्रू। और डेटा थोड़ा लिख लो, कितने एग्रीकल्चर में कितने फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर में कितने, इरिगेशन की क्या डेटा है, एग्रीकल्चर में कौन सा क्रॉप कहाँ बनता है। तो वो सब आपके आंसर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर देगा। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में क्या है कि
क्या होता है ये टर्म फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये सब मतलब बेसिक है जो आपको मालूम होना ही होना चाहिए कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, ये सब क्या होती है, और कन्वेंशनल मेथड्स क्या होते हैं, इनकन्वेंशनल मेथड्स क्या होते हैं। तो इसमें डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। अब फिर आप अभी आसान लग रहा है आपको, लग रहा है तो सबको पता है रेपो रिवर्स क्या होता है। जब एग्जाम में पूछ रहा है कि व्हाट आर वेरियस टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय आवर सेंट्रल बैंक, इस टाइप का, तो उस समय आप लिख नहीं पाओगे, दो लिख के फिर रह जाएगा। वैसे ही फिस्कल पॉलिसी के लिए क्या टूल्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या तरीके यूज़ करती है, क्या कोई कमेटी थी जिसने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कुछ बताया था, या कुछ ऐसा कि हमारा जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट का वो थोड़ा कंट्रोल में होना चाहिए, तभी सेंट्रल बैंक कुछ कर पाएगा। एनके सिंह कमेटी के बारे में पढ़ लो इसमें आप लोग। फिर अगला आता है जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, चेंजेज इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ये सबसे उतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव नहीं बनता है। तीसरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट आधे लोग डेफिनेशन नहीं जानते ग्लोबलाइजेशन का क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो पता कर लो, क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है। बैलेंस ऑफ पेमेंट टर्म के बारे में पता करो क्या होता है, एफडीआई, एफपीआई। तो ये सब जो मैंने 5-6 टॉपिक बताए हैं, ये सब कहाँ से आपको मिलेंगे, सोर्स क्या है आपके स्टैटिक का। इकोनॉमिक्स के सिलेबस में टोटल आई थिंक फॉर इकोनॉमिक्स ओनली 4, 15, 23 टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन है। और सोसाइटी के लिए 10 टॉपिक्स है। इस 23 टॉपिक का एक ही सोर्स है, विवेक सिंह सर का नोट्स उठाओ, सॉरी पीडीएफ उठाओ। इस 23 टॉपिक्स का 4 से 5 पेज में सेल्फ नोट्स बनाओ आप लोग। यकीन मानो आउट ऑफ 50 25 मार्क्स आपका आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस उठाना, जो टॉपिक दिए हुए हैं उसके नोट्स बनाओ। नोट्स कितना बनाना है मैंने बता दिया, पर टॉपिक 4 to 5 पेजेस, अराउंड 100 पेजेस में आपका स्टैटिक का नोट्स फॉर इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से आपके पास राइटिंग के लिए टॉपिक मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, बार बार रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप खुद के नोट्स बना लेते हो तो 50% रिवीजन आपका वहीं कंप्लीट हो गया, मान के चलो। सोसाइटी के लिए क्या सोर्स है, वन एंड ओनली गूगल। सोसाइटी से ऑब्जेक्टिव की चांसेस बहुत कम है, स्कीम से आ सकता है, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स देख लेना बस, जैसा कि उसने बताया था। सब जो 10 टॉपिक दे रखे ऐसे, मल्टी कल्चरलिज्म। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, ओनली आईएएस करके एक कोचिंग है, इसका सोसाइटी का मैगजीन पीडीएफ उसके टेलीग्राम चैनल पे फ्री में है, मैं ऐड डाल भी दूंगा। जो 10 टॉपिक दे रखे हैं 5 पेज के हिसाब से सेल्फ नोट्स बना लो। तो 100 पेज का इकोनॉमिक्स में 50 पेज का, 150 पेज का आपका सब्जेक्टिव का नोट्स हो जाएगा। किसी भी कोचिंग, किसी भी कुछ से बहुत अच्छा है। आपके खुद के नोट्स होंगे, 50% रिवीजन यही कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी ले लो। 50 में आपका 25 प्लस से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी जो इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि 25 को 35 कैसे करता है, 40 तो मान के चलो बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट 33, 35, 36 मिल जाए आपको सब्जेक्टिव में। उसके लिए क्या है कि जब फेज़ 2 आए, जो 15 दिन बचता है, 15 अच्छे आंसर लिखे, किसी से आप चेक करवा लो। ऐसा रैंडम चेकिंग नहीं, कोई भी वो ऑब्जर्वेशन दे रहा हो अच्छे से, मतलब कि वो कोई दोस्त हो आपका, कोई सीनियर हो, वो अच्छे चेक करके बताए कि हाँ यहाँ ऐसे इम्प्रूव करो तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, वहाँ आपको टाइपिंग करनी है, तो वहाँ आप डब्बे नहीं बना पाओगे, फ्लो चार्ट नहीं बना पाओगे, तो वो भी ध्यान रखना। वहाँ बहुत ज़्यादा हो सकता है तो हेडिंग को कैपिटल में लिख पाओगे, बोल्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो सब ध्यान दे के आपको प्रैक्टिस करना है। तो फिर से एक बार रिकैप कर दूँ मैं कि मैंने क्या बताया। जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट मैंने आपको सिंपल स्ट्रेटजी बताई थी, कैसे पढ़ना है, टॉपिक वाइज करना है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव अलग है, सब्जेक्टिव अलग है, ये रैंडम है,
ये इजी एंड डूएबल है। फॉर इकोनॉमिक्स विवेक सिंह, फॉर सोसाइटी ओनली IAS, सेल्फ नोट्स अराउंड 150 पेजेज। कितने दिन लगेंगे? अगर आप ठीक से पढ़ो तो 15 दिन मैक्स। अभी से भी उठा लो, 15 दिन में ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक दिन में आप 150 पेज की मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन में आप 10 पेज तो एटलीस्ट नोट्स बना ही सकते हो। जो और अच्छा करे वो और स्पीड में बना लेगा। यहाँ से आपके 30 मार्क्स, 25 मार्क्स लो, चलो हम लोग वर्स्ट केस देखते हैं, सिक्योर है। 25 को 35 हम लोग करेंगे, खुद से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। फेज 1 के बाद जिनका क्लियर हुआ है, और आप लोग किसी से भी चेक करवा लेना। मेरे पास टाइम हुआ तो कुछ का मैं चेक कर दूंगा, जो सिंसियर स्टूडेंट दिखेंगे चैनल पे, कुछ सिंसियर स्टूडेंट है तो उनका मैं चेक कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव रैंडम है, इसको रैंडम चीज़ को मिनिमाइज करना है। स्कीम्स रट जाओ एकदम। रिपोर्ट्स, इंडेक्स, इंडेक्स मतलब क्या, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या हालत है, ये सब। कुछ नहीं तो 15 से 20 मार्क्स यहीं आते हैं एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूँ। चौथा, 6 months to 1 year इम्पॉर्टेंट करंट। इम्पॉर्टेंट करंट क्या होता है? अब इम्पॉर्टेंट करंट, हाँ 5वां, सॉरी ये भूल गया मैं, बजट। इम्पॉर्टेंट करंट क्या आता है? इम्पॉर्टेंट करंट मतलब ऐसा करंट नहीं कि मतलब न्यू हाईवे हैज़ बीन स्टार्ट इनॉग्रेटेड बिटवीन दिस एंड दिस, ये इम्पॉर्टेंट करंट नहीं हुआ। इम्पॉर्टेंट करंट क्या हो गया? PM गति शक्ति योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड, वो इम्पॉर्टेंट करंट है। तो वो इम्पॉर्टेंट करंट का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, वो आप 2 साल तक कभी कवर करना चाहो तो भी कवर कर सकते हो, बट एटलीस्ट 1 ईयर कर लो। कोई इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हो गई, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट हो गया, इंडिया में G20 जैसे इस बार हो गया है, COP इंपॉर्टेंट हो गया, इंडिया में जैसे गांधीनगर में ऑर्गेनाइज हो गया था, तो वो सब इंपॉर्टेंट करंट है, उसे 2-2 साल में सवाल बनते हैं। GDP की मेथोडोलॉजी चेंज हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट करंट है। अनइम्पॉर्टेंट करंट जैसे अडानी के स्टॉक गिर गए, ये सब करंट से सवाल नहीं आने वाले हैं। अगर मान लो ऐसा होता है कि अडानी के स्टॉक गिरे और उसके ऊपर कोई पॉलिसी चेंज आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट करंट हो जाता। इतना करो, इसमें आपको टारगेट करना है 20 मार्क्स का। इसको बढ़ा के आपको 30-35 तक पहुंचा दोगे। इसको 20 से मॉक्स रिवीजन करके आप 30 ले जाओगे तो 60 मार्क्स इसमें बहुत होता है ESI में। अगर आप 60 यहाँ ला रहे हो प्लस 70 के आसपास FM में ला रहे हो और 70 इंग्लिश में आ रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है। तो इस वे में आप लोग, क्योंकि थोड़ा ESI क्या है कि लोग पढ़ते हैं डिप्रेस हो जाते हैं, तो उसमें डिप्रेस नहीं होना है आपको। वहाँ जानना है कि किसी से नहीं हो रहा है ESI ऐसा चीज़ है। मैं जब स्टार्ट किया मुझे पेपर के दिन तक नहीं लग रहा था कि मेरे कुछ मार्क्स आएंगे। तो मैंने जबकि बता रहा हूँ कि मैं 4 से 5 बार रिवीजन करके गया था। काफ़ी लोग हैं कि मेरे बैच में जो 1 टाइम रिवीजन में भी जिनका हो जाता है, तो ऐसा कुछ सोचना हो कि 10 बार करना ही करना है, बट फॉर एवरेज स्टूडेंट लाइक मी, कुछ आप में भी होंगे, तो वो लोग ट्राई करना कि 4 to 5 टाइम सारी स्कीम्स को रिवाइज करें। स्कीम्स पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया। रिपोर्ट्स ट्राई करूँगा मैं, एक बता दूँ ये रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं। डेटा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो डेटा याद पढ़ने की कोशिश करना बार बार जो आप याद कर सके। ऐसा नहीं कि 500 डेटा एक ही रिपोर्ट में याद कर रहे हो जो लगे कि इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन के बाद ESI आपका अराउंड 40 मार्क्स का प्रिपेयर होगा। 40 को 60 करने के लिए मॉक्स, आंसर राइटिंग, डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, वो आपको करना पड़ेगा। तो ट्राई करो कि ESI आप पैरेलली अभी 15 दिन में ख़त्म कर लो, क्योंकि बाद में करोगे तो आप फिर 40-42 पे स्टक रह जाओगे। अभी कवर करोगे तो फेज़ 2 के समय आप 40 को 60 ले जाओगे। बहुत लोग के होता है कि वो फेज़ 1 के बाद स्टार्ट करते हैं ESI की, करंट है पढ़ लेंगे, लेकिन वो फिर 40 पे स्टक रह जाते हैं तो दिक्कत आती है। तो आप लोग अभी कंप्लीट कर लो। अभी मेरे ख्याल से अप्रैल में पेपर होगा प्रीलिम्स का, कोई श्योरिटी तो नहीं है बट होना चाहिए। तो अभी कंप्लीट कर लो जितना मैंने ये, एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट कर लो कि आपको मन में कॉन्फिडेंस है कि चल भाई कुछ नहीं 30 नंबर तो आ रहा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग चैनल पे भी और बढ़ाएंगे और वीडियोज़ और डालूँगा, तो उसके बाद अब आगे बढ़ते रहना। उसमें कोई डाउट हो कमेंट करो। थोड़ी मेरी तबीयत सही होती है तो और वीडियोज़ मैं डालने का ट्राई कर रहा हूँ।
बाकी थैंक यू, चैनल से जुड़े रहो आप लोग एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। मेन टाइम आ रहा है प्रिपरेशन करने का, जहाँ आप लोग को अपना एनर्जी और बढ़ाना पड़ेगा। जो जॉब में है वो लोग भी अब ट्राई करो कि कंप्लीट करते जाएं, जैसे जैसे सिलेबस के टॉपिक्स नहीं छूटने चाहिए। चलो हम लोग दूसरे वीडियो, 1-2 वीडियो और मैं डाल दूंगा, शायद थोड़ी तबीयत ठीक है। चलो थैंक यू।